हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एनसीईआरटी के चैप्टर सेल के बारे में हिंदी माध्यम में पढ़ेंगे। मुझे लगता है दोस्तों आपको पढ़ाई अवश्य समझ आएगी। हेलो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले हमें समझना है एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें आपका चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हमें ये समझना है यहाँ पर कि व्हाट इज सेल, कि आखिर में सेल क्या है। तो अगर हम इस सेल को देखे जाएं तो सेल से एक निश्चित सीमा वाला घेरा है, यानी कि सेल हम उसे कह सकते हैं। इसमें सेल वो होती है जिसमें एक सेल का क्या है, एक निश्चित सीमा का घेरा होता है। यानी कि जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारी सेल है, तो ये सेल क्या है, एक निश्चित सीमा का घेरा है, इसकी एक डेफिनेट बाउंड्री है। जैसे कि डिब्बा कंपार्टमेंट हुआ हमारा, ठीक है, चैम्बर, तो हम इसे सेल की एक परिभाषा दे सकते हैं। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल सेल्स क्या है, यानी कि जैविक कोशिका। तो हम देखिए जानते हैं सेल लाइफ की मूलभूत संरचना यानी कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर और क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल यूनिट है। हम ये कह सकते हैं कि सेल क्या है, हमारी एक लाइफ की मूलभूत संरचना है और क्रियात्मक इकाई है। और जैसा कि दोस्तों हम पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या अधिक सेल्स के बने होते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या दो प्रकार के होते हैं। जो एक तो ऑर्गेनिज्म वे होती है जिनके अंदर केवल एक सिंगल सेल पाई जाती है, जिन्हें हम एक कोशिकी कहते हैं। एक वो होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। अब एक कोशिकी में वो होते हैं जैसे प्रोकैरियोट्स या प्रोटिस्टा हुए। उसके अलावा बहुकोशिकी में होते हैं जैसे फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, जीव, ये सभी बहुकोशिकी में आते हैं। अब यहाँ पर जानना है कि सेल की परिभाषा को देखना है हमें कि सेल की परिभाषा क्या है। तो सेल क्या है, लाइफ की एक बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना और फंक्शनल यूनिट है। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर में ये सेल हमारी जो बेसिक एक आधारभूत संरचना कैसे है। तो इसमें देखते हैं जैसे कि ये हमारी सेल है, तो सेल क्या है, एक सबसे छोटी यूनिट है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो सेल एक सबसे छोटी यूनिट है और ये वह यूनिट होती है जो एक स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, यानी कि ये सेल्स के सारे काम रखती है। यानी कि इसके अंदर आपको रेस्पिरेशन भी मिलेगा, इसके अंदर आपको मेटाबॉलिज्म मिलेगा, इसके अंदर आपको ग्रोथ भी मिलेगी। इसमें सारी चीज़ें समाहित होती हैं सेल्स के अंदर में। जैसे अब सेल्स के कुछ सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू बनाती हैं और ये टिश्यू आपस में मिलकर के अंग बनाते हैं, और वे अंग एक सिस्टम में कहीं पर भी व्यवस्थित होते हैं तो उसे अंग तंत्र कहते हैं। और यह अंग तंत्र किसमें पाया जाता है, किसी जीव के अंतर्गत पाया जाता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यानी कि देखिए इससे देख सकते हैं सेल क्या हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। यह सेल जीवन के सारे कार्यों को पूरा कर सकती है। वही बताया मैंने आपको, ये श्वसन भी कर सकती है, मेटाबॉलिज्म भी कर सकती है, ये ग्रोथ भी कर सकती है, रिप्रोडक्शन भी कर सकती है। और कोई वस्तु सेल से भी छोटी है, अगर कोई वस्तु हम कह सकते हैं वो सेल से छोटी है और जीवन के सभी कार्य नहीं कर सकती। यानी कोई वस्तु तो है जो सेल से छोटी तो है, जैसे कि वायरस हुआ, तो सेल से छोटी तो है लेकिन वो जीवन के सभी कार्य नहीं कर पा रही है, यानी कि उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका कोई अस्तित्व नहीं। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था। उन्होंने इसका जिक्र अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया के अंतर्गत किया था। उसके बाद वैज्ञानिक आए थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा। उन्होंने डेड सेल्स को देखा, तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा और उसे डिस्क्राइब भी किया, यानी कि उसे अच्छी तरह से समझा, उसका वर्णन किया। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को रूट सेल्स में डिस्कवर किया।
अब हम देखते हैं दोस्तों, समय के साथ धीरे धीरे माइक्रोस्कोप में सुधार हुआ और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विकसित हुई, जिससे सेल की स्ट्रक्चर को डिटेल्स को समझने में हमें संभव हुआ। जब पहले सेल का अध्ययन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास सूक्ष्मदर्शी नहीं थी। जब सूक्ष्मदर्शी नहीं तो छोटे रूप को हम देखेंगे कैसे। तो समय के साथ धीमे धीमे जब सुधार हुआ तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद धीमे धीमे से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनी। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो आज के समय पे है, इससे बहुत छोटे छोटे साइज के जीव दिख सकते थे जो नैनोमीटर में होते थे। तो अगर हम किसी भी मिलीमीटर के या माइक्रोमीटर वाले को, तो हम आसानी से किसी कंपाउंड या नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम उसे आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा छोटा जो नैनोमीटर में आ जाता है, उसे हमने केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सेल थ्योरी। तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्हें कहा था, ये थे मैथियास स्लीडेन। ये एक जर्मन वनस्पति विज्ञान थे। इन्होंने सबसे पहले प्लांट सेल्स पर अध्ययन किया। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, थियोडोर श्वान। ये एक ब्रिटिश थे, यानी कि जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने एनिमल सेल्स पर अध्ययन किया। तो इन्हों का जो स्वान का जो निष्कर्ष था, स्वान ने ये बताया था कि जो सभी प्लांट सेल्स होती है, प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट का एक यूनिक फीचर है। तो ये इस बात सबसे पहले स्वान ने बताई थी। अब हम देखते हैं कि स्लीडेन एवं स्वान जो दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने सेल थ्योरी को प्रतिपादित किया, परंतु यह नहीं बता सके। अब इन दोनों ने सेल थ्योरी के ऊपर काम तो किया, लेकिन ये अच्छी तरह से यह नहीं बता सके थे कि सेल थ्योरी में जो नई सेल्स हैं वो कहाँ से आ जाती हैं। ये इस बताने को अच्छी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन बाद में हमारे एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्काउ। तो इस रुडोल्फ विर्काउ जो थे, या इसे दोस्तों विर्चो भी कह सकते हैं आप, जो आप समझे सो। इन्होंने 1855 में सबसे पहले यह बताया कि जो सेल्स होती है वो विभाजित होती रहती हैं। यानी कि इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो सेल्स होती हैं वो विभाजित होती हैं, और नई सेल्स जो होती हैं वो पूर्व सेल से ही आती हैं। यानी कि जो नई सेल्स है वो पुरानी सेल से ही आएगी, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसे उन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यहाँ पर ओमनिस का मतलब होता है न्यू और ई का मतलब होता है एग्जिस्टिंग। तो जो भी कोई हमारी नई सेल्स है वो पुरानी सेल से ही आ रही है। जिसके लिए देखो, उदाहरण के लिए हम देख सकें कि ये क्या एक बैक्टीरियल सेल है। जब इस बैक्टीरियल सेल जब ये बाइनरी फिशन करती है, तो आपने देखा ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है और ये ओल्ड सेल्स है। तो जब इसने बाइनरी फिशन किया, तो बाइनरी फिशन से देखिए क्या हुआ, इसने दो सेल्स बना दी, एक सेल्स ये बनी और एक सेल्स ये बनी। तो ये उसकी मदर सेल्स है। इस मदर सेल्स से दो ये देखिए डॉटर सेल्स बनी। तो इसका मतलब ये है कि जो नई सेल्स हैं वे पुरानी सेल्स से ही आई। तो इसी प्रकार का उदाहरण देखिए हम यूकैरियोटिक सेल्स में समझ सकते हैं। देखिए इस बात से, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो हमारी सेल्स है उसका जो न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सेल्स क्या होती है, इस सेल्स का सबसे पहले इसमें क्या न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ये देखिए केंद्र का विभाजन। अब धीमे धीमे ये न्यूक्लियस यहाँ से अलग सेपरेट होने लगा। फिर उसके बाद आपका जो साइटोप्लाज्म है, ये देखिए यहाँ से विभाजित होने लगा। ये देखिए, यानी कि पहले यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियोरस, यानी कि यहाँ पर पहले न्यूक्लियर का डिवीजन है। उसके बाद फिर क्या होगी यहाँ पर साइटोकाइनेसिस। तो उसके बाद फिर क्या बनी, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर बनी क्या, दो डॉटर सेल्स। अब यहाँ भी हम अच्छी तरह से ये ऑब्जर्व कर सके, समझ सकते हैं कि जो दो नई डॉटर सेल्स आई हैं, तो वो डॉटर कहाँ से आई हैं, इस ओल्ड सेल से आई हैं। यानी इस ओल्ड सेल से क्या आई है यहाँ पे। तो इस प्रकार से देखिए ये चीज़ जो उन्होंने बताया था रुडोल्फ विर्काउ ने, तो उनके ऊपर दिए गए ये देखिए उदाहरण से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं जो भी कोई नई सेल्स है वो पुरानी सेल से ही बन करके आती है। तो इस नई थ्योरी के निम्नवत पक्ष थे। इसमें देखो सबसे पहली बात तो कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं
वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट के बने होते हैं। यानी कि इस थ्योरी के अंदर ये बात कही कि जो नए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या सेल्स हैं वो सेल्स और उसके सेल प्रोडक्ट के ही बने हुए होते हैं। दूसरी बात, नई सेल्स जो होती हैं वो पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती हैं, जैसा कि अभी हमने उदाहरण से समझा था। अब हम देखते हैं सेल के बारे में थोड़ा और समझते हैं कि सेल्स में सबसे पहले हम एक सेल्स देखते हैं। जो हमारी एक सेल्स है तो सेल के अंदर हम क्या है, सेल के अंदर हम आपको एक साइटोप्लाज्म होता है और उसके बाहर क्या होता है, एक मीडियम होता है, यानी कि एक्वस मीडियम। यानी कि एक्वस मीडियम मतलब आपके ये सेल है और सेल की तरफ पाया जाना हुआ एक क्या है, एक्वस मीडियम, यानी कि एक जलीय माध्यम होता है ये आउटसाइड रीजन में। अब यहाँ पर देखते हैं कि सेल के आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ क्या होता है, एक जलीय माध्यम होता है और सेल के इनसाइड यानी भीतर की ओर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो हमारी जो सेल्स है इस सेल्स के भीतर देखिए क्या है, साइटोप्लाज्म है और बाहर क्या है, जलीय माध्यम। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं सेल्स के भीतर क्या होता है, मैट्रिक्स। ये देखिए मैट्रिक्स होता है, अर्थात वो क्या होगा, एक सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसमें, यानी कि अर्धद्रव। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है सेल्स का, इस सेल्स के साइटोप्लाज्म में कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होती रहती हैं, लेकिन वो रिएक्शंस जो होती रहती हैं वो आगे सब दिखाई जाएंगे आपको। अब हम देखते हैं एक ओवरव्यू ऑफ द सेल्स। इससे पहले थोड़ी सा हम बच्चों नज़र एक बार NCERT पर डाल ली। देखिए ये हमने अभी थोड़ी देर पहले NCERT पढ़ी थी कि NCERT की हम ज़्यादातर लाइन को कवर कर रहे हैं। हमने पढ़ा था इसमें तो सेल के बारे में क्या उसका देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ परफॉर्मिंग इसेंशियल ऑफ फंक्शन, यानी कि जीवन के सभी कार्य क्या हुआ, सेल्स करती है। ठीक, अगर सेल से कोई भी छोटी चीज़ है और उसकी कोई संरचना नहीं है तो उसका कोई लिविंग कैरेक्टर्स नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स है, उसकी फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सही बताया। एंटोनी वन ने सबसे पहले लाइफ सेल्स को देखा जाता, उसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोजा, ये देखो हमने बताई है। तो ये सारी चीज़ हम थोड़ा NCERT से उसी प्रकार से ये देखते हैं, जैसे कि ये हमारे बॉटनिस्ट थे सिलीन जर्मन बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट्स के ऊपर काम किया था। उसी प्रकार से अलग एक थ्योडेर आ गए थे, थ्योडेर साइंटिस्ट थे, ये एक ब्रिटिश थे। तो इन्होंने क्या, इन्होंने एक एनिमल सेल्स के ऊपर किया था और इन्होंने उसके बाद क्या एक आउटर लेयर बताई थी जिसे आजकल हम क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी उन्होंने बताया कि एनिमल सेल्स के अंदर बाहर की तरफ एक आउटर लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अलावा इन्होंने जब प्लांट सेल्स के ऊपर थोड़ा अध्ययन किया और इन्होंने ये भी बताया था कि जो भी कुछ सेल्स हैं तो उसके बाद क्या प्लांट टिश्यूज बनते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने बताया कि प्लांट का एक यूनिक फीचर्स होता है सेल वॉल्स। तो ये क्या उसका सेल वॉल क्या है, उसका एक यूनिक फीचर जो हम बता चुके हैं आपको। इसी प्रकार से देखिए आगे इसमें एक साइंटिस्ट आएंगे रेडोल्फ विरखाउ ने सबसे पहले ये एग्जाम किया था कि सेल्स डिवाइड होती रहती है। और ये देखो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ये देखो लिखा हुआ, इसका मतलब नई सेल्स पुरानी सेल्स से आती रहती है, जिसे उन्होंने ओमनिसोलुला ई सेलुला कहा था। तो ये उसके कुछ नई सेल्स के बारे में ये यहाँ तक पढ़े। अब हम पढ़ते हैं देखिए आगे ओवरव्यू ऑफ द सेल्स। तो सबसे पहले हमने ऑनियन पील सेल्स यानी कि प्याज के जो छिलके होते हैं, उन प्याज के छिलके यानी कि प्याज के छिलके किस में मिलेंगे, उस प्याज वाले प्लांट में, तो उसे हम प्लांट सेल्स कहते हैं। तो जब हमने उस प्याज के जो छिलके होते हैं उसको माइक्रोस्कोप से जब हमने देखा तो उसमें हम सबसे पहले क्या हमने एक सेल वाल हमें दिखी जो आउटसाइड में थी। दूसरी बात, सेल्स में एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल था, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनेल था जिसके अंदर कुछ गाढ़ा पदार्थ था, यानी कि डेंस कुछ गाढ़ा पदार्थ था एक ऑर्गेनस हमें प्रेजेंट। तो ये ऑर्गेनस जो था जो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड का था वो सेल के अंदर प्रेजेंट था, जिसे हमने क्या न्यूक्लियस कहा। दूसरी बात, सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखी। जब हमने उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो माइक्रोस्कोप से देखने पर सेल वॉल के नीचे क्या हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दी। उसी वक्त चीक सेल्स जो मनुष्य के गाल की सेल्स होती है, इसे भी
यानी मनुष्य के गाल की जो सेल था, इसे क्या हुआ, एक एनिमल सेल्स है। जब इस एनिमल सेल्स को भी सूक्ष्मदर्शी से हमने इसके ऊपर अध्ययन किया, तो इसकी जो आउटर साइड थी, उस आउटर साइड पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित थी, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी आउटर साइड पर पाई गई। उसके अलावा हम सेल के जब भीतर हमने देखा, तो यहाँ भी हमें एक डेंस, एक गाढ़ी, एक ऐसी स्ट्रक्चर्स मिली या जिसके अंदर कुछ गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ था। इसे हम डेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जिसे बाद में न्यूक्लियस कहा। तो हम यह कह सकते हैं कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों के अंतर्गत हमें ये पता है कि यहाँ पर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है। यानी कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स यानी कि अर्धद्रव पदार्थ होता है, जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में मिलता है, जिसे हमने साइटोप्लाज्म कहा। तो कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहा कोशिका द्रव, यानी कि इसे कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, कोशिका का मतलब होता है शहद और द्रव का मतलब होता है फ्लूइड। अब हम देखते हैं कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका जो होती है, उस कोशिका के अंदर में पाए जाने वाले अंग कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। तो ये 3 प्रकार के, एक तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी कि बिना झिल्ली वाले। दूसरे ऐसे होते हैं मेम्ब्रेन के उन पर केवल एक झिल्ली हो, यानी सिंगल मेम्ब्रेन होगी, यानी एक झिल्ली वाले। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन पर डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि 2 झिल्लियाँ होती हैं। अब हम बारी बारी से इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो बिना झिल्ली वाला जैसे क्या हुआ, राइबोसोम। तो इसका साइज़ नैनोमीटर में होता है, नैनोमीटर में होता है, इसका मतलब ये बहुत छोटा है। जब बहुत छोटा है तो बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इसे हम नहीं देख सकते हैं। दूसरी बात, हम ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो जो सेल का साइटोप्लाज्म है वहाँ पाया जाता है, बिना झिल्ली वाला है। दूसरी बात, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल से मिलता है, यानी कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल से मिलता है। तीसरी बात, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी बिना झिल्ली वाला, जिसे हम तारक केंद्र कहते हैं, यह केवल एनिमल सेल्स में मिलता है। उसके अलावा एक और आ गया बिना झिल्ली वाला, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं केंद्रिका, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। यूकैरियोटिक सेल्स में किसमें, ये प्लांट सेल में मिलेगा और एनिमल सेल्स में मिलेगा। अब एक झिल्ली वाले देखते हैं, जो ऐसे अंग देखते हैं कि उनके ऊपर केवल एक झिल्ली होती है, जैसे कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि गोल्जी बॉडी, जैसे कि वैक्यूल, जैसे कि बेसाइल्स यानी पुटिकाएँ, ये चारों क्या हैं, एक झिल्ली वाले हैं। अब डबल मेम्ब्रेन वाले जैसे कि प्लास्टिड्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि न्यूक्लियस, तो ये डबल झिल्ली वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, एक तो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल्स का ये वाला, इसमें तो डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नज़र हम NCERT पे मान लेते हैं, तो इसमें देखो लिखा है सबसे पहले क्या कि एक ऑनियन पील ली हमने, प्याज का छिलका लिया, और ह्यूमन के देखिए चीक्स को हमने किसी माइक्रोस्कोप से देखा। तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद उसमें देखो इस प्रकार की चीज़ें दिखने लगी। और सी में देखो, ये देखो कहा गया प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेल वाल होती है, आउटर मोस्ट उसकी बाउंड्री होती है, ठीक है। और एनिमल सेल्स के अंदर में सेल मेम्ब्रेन होती है। इसी प्रकार से ये देखिए सारी चीज़ें जो डीलिमिटिंग का काम करती है, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड और स्ट्रेस होता है जिससे न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ अभी हमने आपके सामने डिस्कस की। तो ये सारी चीज़ को हम NCERT के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं आप। अब हम सेल्स को देखते हैं। सेल्स क्या होती है, एक डिफरेंट टाइप की, लेकिन कैसे, ये साइज, शेप और एक्टिविटीज़ के आधार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सेल्स विभिन्न प्रकार होते हैं। अब हम सेल के साइज को लेके चलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है या एक बैक्टीरियल सेल्स होती है जिसका साइज होता है 3 से लेके के 5 माइक्रोमीटर तक। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा जिसका एक प्रकार है PPLO, जिसका साइज दे रखा है हमारा 0.3 म्यू, ये दे रखा है हमारे NCERT के थ्योरी में। और ये लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल कौन थी, ये ओस्टिचर, ये एक सिंगल सेल। उसके अलावा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि मानव की अगर RBC देखते हैं तो RBC कैसी होती है, RBC का साइज होता है 7.0 माइक्रोमीटर।
ये देखिए सेल्स डिफर ग्रेटली शेप्स एंड साइज एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल के लिए माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल्स 0.3, यही देखो दोस्तों ये रखा है 0.3, उसी प्रकार के इसकी लेंथ होती है। लेकिन बैक्टीरिया कुड भी 3 to 5। आपने यहाँ पर देखो क्या रखा, बैक्टीरिया की सेल 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है, यही देखिए हमने बताया। उसके अलावा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल्स एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये देखिए दे रखी है, यानी कि ऑस्ट्रिच है। तो ये सारी चीज़ को हम एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग चल। अब हम थोड़ा उसके बाद सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स नर्व सेल्स होती है जिसे तंत्रिकाई बोलते हैं। अब हम देखते हैं ये आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो आरबीसी की लोकेशन ये ब्लड में मिलती है, ये राउंड होती है और बाइकॉर्नर। राउंड जब होती है दोस्तों, जब हम ऊपर से किसी से देखेंगे तो हमें गोल दिखेगी, लेकिन जरा थोड़ा इधर साइड से देखेंगे उसे तो हमें ये द्विअवतली दिखती है, यानी बाइकॉन के इस प्रकार के साइज की हमें ये दिखेगी, ऐसी साइज में हमें दिखेगी। तो अब डब्ल्यूबीसी क्या स्थिति का, ये भी ब्लड में मिलता है। तो इसकी आकृति कैसी है, अमीबॉइड। तो अमीबा कैसा होता है, अमीबा की देखिए कोई आकृति नहीं होती है, अमीबा इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो अमीबा की कोई आकृति नहीं, तो इसे कहते हैं हम इर्रेगुलर। तो देखो अमीबॉइड की आकृति, इसकी कोई आकृति नहीं, इसलिए कहते हैं अनियमित आकृति। इसी के कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल, जिसे स्तंभाकार उपकला कहते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन में मिलती हैं। ये लंबी होती हैं और नैरो होती हैं, जैसे कि ये देखिए ये है कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स, ये लंबी हैं और नैरो हैं। और ये वाइट ब्लड सेल्स, उसी के बाद नर्व सेल्स क्या होती हैं, ब्रेन में मिलती हैं, ये लंबी होंगी, ब्रांच होंगी। ये देखिए ये है आपकी नर्व सेल्स क्या हैं, ये देखिए लंबी हैं और ब्रांचेड हैं। ये कहाँ मिलेंगी, ये हमारे ब्रेन के अंदर मिलती हैं, ठीक। उसी के बाद ट्रैकिड्स, इसे वाहिनिका कहते हैं, ये जाइलम में मिलती हैं और ये इलोंगेटेड होती हैं, यानी कि दीर्घित, जैसे ये ट्रैकिड्स, ये इलोंगेटेड दे रखी। इसी प्रकार के मीजोफिल सेल्स, तो मीजोफिल सेल्स इसकी प्रकृति क्या है, ये लीफ में मिलती है और ये गोल होती हैं और अंडाकार होती हैं। अब हम देखते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। इसमें सबसे पहली बात के बिना झिल्ली वाला न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी विदाउट मेम्ब्रेन। यह यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस से साइज में छोटा होता है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस छोटा होता है। अब प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात ये है कि इसमें प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो होता है, इसमें एक फास्ट मल्टीप्लाई, यानी कि बहुत तेज मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणन करने की क्षमता होती है, ये तेज़ी से वृद्धि करेगा प्रोकैरियोटिक सेल्स का। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के इसमें स्लो मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ये बहुत धीमी गति से करेगा काम, यानी कि वृद्धि ये भी कर रहा है, ये इसका फास्ट है, इसका थोड़ा स्लो है। अब जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया को हम मेथेनोजन बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये आर्की बैक्टीरिया या मेथेनोजन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो होती है मैथेन को बनाते हैं। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स में दूसरे बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरी शैवाल। उसके अलावा ई मतलब एस्चेरिया कोलाई। तो ये इनमें सभी में प्रोकैरियोटिक जो न्यूक्लियस होते हैं फास्ट मल्टीप्लिकेशन की इनमें कैपेसिटी होती है। अब हम आकार के आधार पर देखते हैं, बैक्टीरिया निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि गोलाकार, स्फीरिकल। अगर ये गोलाकार है तो इन्हें क्या कहा, इन्हें कॉकस कहा जाता है। अगर गोलाकार आकृति का बैक्टीरिया है तो उसे हम कहेंगे कॉकस। रॉड शिफ्ट, रोड के आकार के होते हैं, उन्हें बैसिलस कहा जाता है। यह सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, यानी कि कॉमन होता है, कॉमन ये सबसे ज़्यादा पाया जा रहेगा बैसिलस। और जो बैक्टीरिया कॉमा के आकार के होते हैं, जिन्हें हम कॉमा सेप्ट कहते हैं, उनका दूसरा नाम विब्रियो भी, इन्हें विब्रियो भी कहा जाता है, कॉमा के आकार के। कुछ स्पाइरल सेप्ट होते हैं, तो स्पाइरल सेप्ट मतलब सर्पिलाकार, तो इन्हें स्पाइरेलियम कहा गया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो चेन के रूप में पाए जाते हैं, ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 प्रकार से चेन है, तो चेन के रूप में पाए जाने को कहते हैं हम स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो का मतलब ये है दोस्तों चेन। कुछ दो बैक्टीरिया आपस में मिले हुए तो डिव को मतलब है डिप्लोकोकस। अगर दो बैक्टीरिया पूरे आपस में मिले हो तो इसे हम डिप्लोकोकस।
कुछ ऐसा होता है कि बैक्टीरिया का एक गुच्छा बना हुआ, देखिए बैक्टीरिया इधर लगे हुए हैं गोल गोल सारे बैक्टीरिया, तो इससे हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। अब दोस्तों एक ये डायग्राम है बैक्टीरियल सेल वॉल का, तो इसमें देखिए बाहर की लेयर है, इसे हम ग्लाइकोकोलेक्स कहते हैं, इसकी जो काली वाली इसे हम सेल वॉल कहेंगे, ये हरी वाली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो थोड़ी थोड़ी फोल्डिंग हो रही है, इसे मीसोसोम्स कहते हैं। इसी के पास में देखो यहाँ पर थोड़ी इंक्लूजन बॉडी मिलती है आपको। तो उसके अलावा देखिए पॉलीराइबोसोम्स, उसके अलावा ये देखिए राइबोसोम्स मिल रहा है, ये राइबोसोम है, क्रोमेटोफोर्स हैं, एक फ्लैजेलम इसमें मिलेगा चित्र में, और आपको ये पिल्ली मिलती है, और यहाँ पर आपको फिम्बरी दिखाई रही। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे डिस्कस करते हैं और इन पार्ट्सों के बारे में समझते हैं जो हमारी इस एनसीईआरटी के बुक्स में दे रखे हैं। सबसे बाहर की तरफ पाई जाने वाली संरचना होती है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। यह सबसे बाहरी एक लेयर होती है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर है। यह प्रोटोप्लाज्म के सीक्रेशन द्वारा बनती है, यानी कि जो उसका प्रोटोप्लाज्म होता है उस प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म का जो कुछ सीक्रेट होती है, तो उससे सीक्रेट होने के बाद क्या वो ग्लाइकोकैलिक्स मिलती है। अब ग्लाइकोकैलिक्स भी दो प्रकार की होती है, एक तो ऐसी होती है थोड़ी हार्ड होगी जिसे हम कैप्सूल वाल कहते हैं, एक थोड़ी चिपचिपी होती है जिसे हम सिलिम लेयर्स कहते हैं। तो हार्ड वाली जो होती है, ये देखिए आपको ये सेल वाल दिख रही है, इस सेल वाल को भाई देखो कितनी सख्त है, बहुत ज़्यादा मोटी है, ठीक है। तो यह किसकी बनी होती है, तो जब यह ग्लाइकोकैलिक्स यानी नाइट्रोजनस युक्त पदार्थ और पॉलीसैकेराइड्स की बनती है, यानी कि जब इसमें पॉलीसैकेराइड के साथ साथ में कुछ नाइट्रोजनस पदार्थ होंगे तब यह कैप्सूल कहलाती है, यानी थोड़ी दृढ़ होगी, दृढ़ का मतलब कुछ स्टैंड मजबूत होगी। तो नाइट्रोजनस पदार्थ और पॉलीसैकेराइड दो चीज़ों से मिलकर बनी है, तो यह कैप्सूल कहलाती है। दूसरी ये कड़ी होती है, मोटी होती है, यानी कि टफ, टच और थिक होती है। ये हमेशा रोग उत्पन्न करेगी, यानी डिसीज कॉज करेगी। और स्लिम कोर्स ये ओनली पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, यानी कि अगर सेल वाल के ऊपर जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है उसमें केवल पॉलीसैकेराइड है और नाइट्रोजनस पदार्थ नहीं है, ठीक, तो क्या होती है ये स्लिम कहलाती है। स्लिम मतलब थोड़ी चिपचिपी टमक होती है, और ये ढीली होगी और पतली होगी। यह किसी से अटैचमेंट यानी कि ये चिपचिपी होने की वजह से ये किसी से चिपकने में सहायक होती है। दूसरी बात, ये डिसीज को कॉज नहीं करेगी। अब हम आगे देखते हैं सैन एनवेलोप। सैन एनवेलोप को कहते हैं कोशिका आवरण। यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये तीनों भाग जब आपस में मिल जाते हैं तो इसे हम कहते हैं सैन एनवेलोप, ठीक। तो ये तीनों लेयर्स आपस में बहुत ही टाइट तरीक़ा से बंधी रहती हैं। क्या यह एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट होती हैं, अर्थात रक्षा करती हैं। ये तीनों जब 1 2 3 तीनों जब मिल जाएंगी तो थोड़ी हार्ड हो जाएगी, और हमेशा क्या ये रक्षा ही करेंगे इसी, यानी कि प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह। ये देखो 1 2 3 ये मिलकर एक यूनिट बना ली थी पूरी थी, ये प्रोटेक्टिव यूनिट हुई। इसमें रसायनों का समावेश होता है, अर्थात इसमें केमिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं, हम ये कह सकते हैं। अब हम बैक्टीरिया सेल वॉल के बारे में थोड़ा समझते हैं। यह एक दृढ़ संरचना होती है, दृढ़ का मतलब थोड़ी हल्की सी हार्ड। यह बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करेगी, यानी बैक्टीरिया को एक आकार प्रोवाइड करेगी। क्या बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल, इसके साथ ही ये सेल ऑर्गन यानी कि कोशिका के जो अंग होते हैं उन कोशिका के अंगों की भी यह सेल वॉल रक्षा करती है। उसके अलावा यह मजबूत और संरचनात्मक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यह एक मजबूत कड़ा बना होता है और उसको अच्छी तरीक़ा से क्या सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यह सेल को फटने से यानी बर्स्टिंग, जैसे कि ये सेल है, इस सेल के अंदर में बहुत सारा पानी भर जाए तो ये सेल वॉल क्या होगी, इसे फटने से बचाएगी। उसके अलावा सेल वॉल इन चीज़ों में, उसके अलावा सेल वॉल देखते हैं ये बैक्टीरिया में होती है, ये पौधों में भी होती है, ये फंजाई में, ये तीनों में ही सेल वॉल मिलती है। उसके अलावा यह किसकी, यह म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अगर हम सेल वॉल देख जाएँ तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है दोस्तों वो म्यूकोपेप्टाइड की बना होती है।
जिसे हम पेप्टिडोग्लाइकन या ग्लाइकोपेप्टाइड भी कहते हैं या म्यूरिन भी कहा जाता है। इसके देखिए कई नाम है, ये म्यूकोपेप्टाइड की वजह से पेप्टिडोग्लाइकन भी कहते हैं, इसे ग्लाइकोपेप्टाइड भी कहते हैं, इसे म्यूरिन भी कहते हैं। तो ये प्रकार है। तो आखिर में देखिए पेप्टिडो का मतलब होता है कोई अमीनो एसिड, ग्लाइकन का मतलब होता है कोई भी शुगर। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं म्यूकोपेप्टाइड। तो म्यूकोपेप्टाइड क्या है, ये देख, एक तो पहली बात म्यूकोपेप्टाइड होता है ये एक हेटेरोपॉलीमर है। दूसरी बात इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स बने होते हैं। एक तो इसमें देखो मिलेगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, यानी कि इसे कहते हैं नाग। तो ये म्यूकोपेप्टाइड किसका बना होता है, ये नाग और नेम का बनाता है, यानी कि एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और कुछ अमीनो एसिड। तो उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें देखिए नाम नैग नाम नैग नाम नैग नाम नैग, इस प्रकार के उसकी सेल्स बनी होती। अब दोस्तों देखते हैं ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो स्टेनिंग का मतलब इसमें कोई केमिकल यूज़ करके हमें पता लगाना है कि कौन सा बैक्टीरिया पॉजिटिव होता है कौन सा बैक्टीरिया नेगेटिव होता है। तो ये टेक्निक सबसे पहले हमें क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट ने दी थी। तो एक कांच की एक स्लाइड होती है, उस स्लाइड के ऊपर मैंने ये 6 बैक्टीरिया लिए हैं और इस बैक्टीरिया को मैंने क्या किया, एक क्रिस्टल वायलेट से इसे स्टेनिंग किया, यानी कि इसे क्रिस्टल वायलेट से कलर दिया। तो मैं देखता हूँ अगले स्टेप में सभी बैक्टीरिया के ऊपर कलर चढ़ गया है, यानी कि ये सभी बैक्टीरिया के ऊपर क्या कलर आ चुका है। अब इस कलर को हटाने के लिए अब हमने क्या किया, डी स्टेनिंग किया। अब इस कलर को हटाना है, डी स्टेनिंग वो प्रक्रिया होती है जो कलर दिया है उससे हमें वो कलर हटाना है। अब डी स्टेनिंग से हमने इसके कलर को जैसे ही हटाया तो कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे थे उनके ऊपर से कलर हट गया, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे कि उनके ऊपर से देखो ये कलर नहीं हटा।